गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस पर कुल कितना फोर्स वर्क करता है और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आज का। यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है जिसमें जो फील्ड का डायरेक्शन है वो फील्ड हमारा इधर है, इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी, और ये हमारा हो गया बी। तो हमने सपोज कर रखा है कि लेट अस सपोज ए चार्ज पार्टिकल Q enters in a magnetic field B with velocity v making an angle theta with B। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल Q इस मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर इंटर करेगा तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल Q व्हेन इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड B। अब जो फोर्स लगेगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरा, जब फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट, कि जो आपका फोर्स है वो स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट वन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यह प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये इन चार फैक्टर पे वर्क कर रही है। फर्स्ट वन क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थर्ड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्थ साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इन सबको हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा, या एफ इक्वल टू के बी क्यू वी साइन थीटा। दिस के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस के की वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं। तो इफ के इक्वल टू 1 देन एफ इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, एफ इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अब देखो यहां पर अगर हम बी को कांस्टेंट कर दें, क्यू को कांस्टेंट कर दें और वी को कांस्टेंट कर दें, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो थीटा पर डिपेंड कर रही है, यानी कि चार्ज पार्टिकल किस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है। तो इसके कुछ डिफरेंट केसेस देखते हैं कि किस किस एंगल पर कितना कितना फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें केस वन, if theta equal to 0 डिग्री, if theta equal to 0 डिग्री, तो जैसे ही थीटा आपका 0 होगा तो हम रखेंगे f इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इंटर करती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इंटर करती है, तो उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या मतलब होगा इसका? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटर करने की वजह से कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता, तो यह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट नहीं होगा। एक्सेलरेट नहीं होगा मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज
नहीं करेगी। यानी कि जिस स्पीड से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर किया उसी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता जाएगा। अर्थात कि इसका ना तो स्पीड चेंज होगा और ना ही इसका पाथ चेंज होगा। जिस पाथ से वो इंटर कर रहा था उसी पाथ से वो मूव करता चला जाएगा। इट मीन्स इन दिस केस path of charge particle should be straight line, वो सीधे जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ से मूव करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। एंड स्पीड रिमेन कांस्टेंट, that is a equal to 0. No acceleration is produced in the motion of charge particle. कब? When it enters in the direction of magnetic field. नेक्स्ट केस हमारा देख सकते हैं केस 2। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट इंटर कर रहा है। यानी कि अगर हम इस फिगर में बात करते तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर लिया है, चार्ज पार्टिकल को हम इधर से इंटर करा रहे हैं। तो जब बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस केस में भी क्या होगा आपका F इक्वल टू बी क्यू वी साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू अगेन 0, तो ये भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया। दैट इज नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज पार्टिकल इन दिस केस आल्सो। तो अगर इस पे फिर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता है तो ये फिर एराइज जाएगा, जो केस 1 है वो अगेन होल्ड कर जाएगा। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल इंटर करता है तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। द फोर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज, अब दे देगा 0, बी क्यू वी, मैक्सिमम, नन ऑफ दीज, तो आप बता सकते हो क्या होगा 0। या पूछ लेगा पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड, तो क्या होगा इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट केस केस थर्ड, थर्ड केस क्या मिलेगा? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज बी परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है, तो क्या होगा? तो देखिए क्या मिलेगा आपका F इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू +1, तो F इक्वल टू बी क्यू वी। और आई थिंक साइन 90 की वैल्यू जो +1 होती है इट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो फोर्स भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। इसको हम कह सकते हैं F मैक्स, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली इंटर करती है तो उस पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। दैट इज इन दिस केस मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो दिस इज बी क्यू वी। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि इस केस में चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, तो यहां पर देखो इस केस में जो फोर्स मिलता है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी। यहां पर जो ये फोर्स है
ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप फर्स्ट में पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। इफ F is proportional to V, then path of charge particle should be circular. Then path of charge particle should be circular. ये आपका सर्कुलर होगा। तो 3 केस हमने देखा। अगर आपका थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो पाथ हमारा सर्कुलर होता है। इट इज सर्कुलर पाथ। मैक्सिमम फोर्स कब लगता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मिनिमम फोर्स कब लगता है? जब थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो। पहला क्या है? पाथ आपका स्ट्रेट लाइन कब होता है? तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। पाथ आपका सर्कुलर कब होता है? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैक्सिमम फोर्स कब लगता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मिनिमम फोर्स कब लगता है? जब थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब रही बात कि हमने जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, इसे और फार्मूला। और आप जानते हो कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? तो फोर्स की डायरेक्शन को देखने के लिए पहले इस फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इन क्वांटिटीज पर ध्यान दो तो इस क्वांटिटी में B एक वेक्टर क्वांटिटी है और V भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेलोसिटी बोथ आर ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो देखते हैं इसको हम किस प्रकार और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लुक हियर, देखो B और V के बीच का एंगल है थीटा और ये थीटा किसके साथ है? साइन के साथ है। तो अगर आप याद करो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा इंटू एन कैप। यानी कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट साइन के साथ है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर यही कॉस के साथ होता तो वो डॉट प्रोडक्ट होता। तो यहां पर जो B और V है, B और V का प्रोडक्ट साइन के साथ है, तो निश्चित ही जो F होगा वो B और V के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो यहां पर F इज इक्वल टू ये Q हमारा क्या है? स्केलर है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो Q और ये हमारा क्या है? A क्रॉस B, ये भी साइन थीटा। यहाँ पर देखिए B और V के बीच साइन है तो V क्रॉस B, Q V क्रॉस B। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन द टर्म ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर के टर्म में फोर्स का वैल्यू हो गया। अब अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने V क्रॉस B ही क्यों लिया है, B क्रॉस V क्यों नहीं लिया? तो यहां पर देखिए ये जो हमारा A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा है, इस A क्रॉस B को हम B क्रॉस A नहीं लिख सकते हैं, ये इक्वल नहीं होता।
जो कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है उसे ही हमें पहले लिखना होगा, सेकंड वेक्टर को पहले हम नहीं लिख सकते। तो इसमें हमारा फर्स्ट वेक्टर कौन है, v है या v है। तो जो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल के इंटर करने से ही फोर्स लग रहा है, v तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज इज आवर फर्स्ट वेक्टर। तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी चार्ज पे स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसे हम लोग फर्स्ट वेक्टर कहेंगे और मैग्नेटिक फील्ड v को हम लोग सेकंड वेक्टर कहेंगे। तो दैट्स वाई फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या है, v। सो वी टेक v फर्स्ट एंड सेकंड v। तो यह इक्वल टू क्या मिला हमारा, q v क्रॉस p। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इस फोर्स को हम लोग लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो फोर्स की वैल्यू आई वो आई क्यू वी क्रॉस बी। तो अब इसके डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे, तो जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर में हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते आए हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर जो एन कैप है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ए एंड आल्सो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यानी कि जो रिजल्ट ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी देखो जो रिजल्टेंट हमारा फोर्स है वो वेलोसिटी v के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड b के भी परपेंडिकुलर होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू b। तो इसीलिए हमने यहाँ पर केस थर्ड में ले दिया था डायरेक्ट यह परपेंडिकुलर v, क्योंकि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है इन दिस केस। तो अब देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा किधर जाएगा, देखो वेलोसिटी हमारा इधर जा रहा है, v हमारा इधर जा रहा है, तो जो फोर्स होगा इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज दिस डायरेक्शन। ये जो मार्कर हम दिखाया ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब ये फोर्स का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर तो है, बट इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, तो उसको हम अपने राइट हैंड के रूल से निकाल सकते हैं कि अपने राइट हैंड के फिंगर को इधर ले जाएंगे फर्स्ट वेक्टर की ओर। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या है, ये है, इसको सेकंड वेक्टर की ओर टर्न करेंगे तो आसानी से टर्न नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये फिंगर हमारा फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेलोसिटी की ओर गया और वेलोसिटी से इसको बी की ओर मोड़ देंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर गया, इनवर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। एक तो हम ए क्रॉस बी वाले रूल से निकाल सकते हैं, और दूसरा जो सबसे फेमस रूल है वो आपका है लॉरेंज लेफ्ट हैंड रूल, लॉरेंज लेफ्ट हैंड रूल। उससे भी हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। व्हाट इज लॉरेंज लेफ्ट हैंड रूल, तो लॉरेंज लेफ्ट हैंड रूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखेंगे, जिसमें ये फिंगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगा। तो ये जो थंब होगा ये फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको लगाना चाहे, अप्लाई करना चाहें, तो देखिए क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है मेरा और वेलोसिटी हमारा इधर जा रहा है, तो फोर्स हमारा किधर आया, इधर। तो इस तरह से हम लोग फोर्स के डायरेक्शन को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल
किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स वर्क करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो उसका पाथ तो हमने देख लिया कि सर्कुलर है। तो अगर सर्कुलर पाथ है तो उस पाथ का रेडियस क्या होगा, उस पाथ का टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। Path of a charge particle when it enters in a magnetic field perpendicularly. Perpendicularly. तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लिया मैंने, और इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल क्यू परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है। तो तुम जानते हो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर होता है। एंड हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो F इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90 या F इक्वल टू बी क्यू वी, इतना फोर्स यहाँ पर इंटर कर रहा है। एंड इन दिस केस F इज परपेंडिकुलर टू V, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो पाथ उसका कैसा होगा, सर्कुलर। तो सिंस F perpendicular to V, so path should be circular. Path should be circular. यहाँ पर जो इसका पाथ आएगा वो सर्कुलर आएगा। तो दिस इज द सर्कुलर पाथ। अब ये इसका अगर सेंटर है पाथ का तो रेडियस कितना होगा, ये वेलोसिटी हो गया। तो आप जानते हो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो F इक्वल टू mv²/r। अब यह सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहाँ से, तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वही मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BQV इज इक्वल टू mv²/r, v से v कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मिला आपका BQ इज इक्वल टू mv/r। हम यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल r इज इक्वल टू mv/vq। तो दिस इज फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। अब जैसे रेडियस मिला तो अब इसका हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं।
तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो t इक्वल टू आपका होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा, जब ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल दैट इज 2 पाई r अपॉन स्पीड v। अब इस v r की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका t इक्वल टू 2 पाई बाई v इंटू एम वी बाई बी क्यू। देखो v से v क्या हो गया, कैंसिल, तो t इक्वल टू 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो दिस इज फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है वो चाहे स्लोअर स्पीड से एंटर करे या हायर स्पीड से एंटर करे, इसके टाइम पीरियड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर ये इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आया तो चाहे चार्ज का स्पीड हम बढ़ा दें या चार्ज का स्पीड हम घटा दें, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर वो स्लोअर स्पीड से एंटर करता है तो उसका पाथ क्या होगा, छोटा होगा, और अगर वो हायर स्पीड से एंटर करता है तो उसका पाथ क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, बट हियर आज r इज प्रोपोर्शनल टू v। यानी कि इसको कांस्टेंट करने के लिए जब स्पीड ज्यादा होती है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस बड़ा होता है, और जब स्पीड कम होती है तो रेडियस क्या होगा, उसका छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर चार्ज पार्टिकल हायर स्पीड से एंटर करती है तो भी उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, क्यों? तो कैसा बताओगे कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस बड़ा होगा, और जब उसकी वेलोसिटी कम होगा तो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि r प्रोपोर्शनल टू v। तो रेडियस हो गया और टाइम पीरियड। और अगर आपका मन करे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t इक्वल टू बी क्यू अपॉन 2 पाई m। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब देखो इस पे बेस्ड एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी अभी तक आप लोगों को पढ़ना था, बट ओनली फॉर दिस सेशन साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो ये तो हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली इंटर करती है तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर है तो उसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि अगर वो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर न करके किसी एंगल थीटा पर इंटर करती है तो उसका पाथ कैसा होता है। तो नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा। Path of charged particle when it enters in a magnetic field making an angle theta। तो जब वो थीटा एंगल से एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। तो यहां पर देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। इधर हमने एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बी ले रखा है, और यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल हमारा है वो v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इंटर कर रहा है। तो जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से
थीटा एंगल पर इंटर करता है तो उस केस में हम लोग v के दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा, सेकंड कंपोनेंट इधर आएगा v sin थीटा। तो देखो जब q चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर इंटर कर रहा है तो v के हम लोग दो कंपोनेंट ले लिए। एक क्या मिला हमारा v cos थीटा और एक क्या मिला v sin थीटा। तो इस केस में जो v cos थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, यानी कि v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो v sin थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा, यानी कि यह चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर भी मूव करेगा और यह चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर भी मूव करेगा। तो यहाँ पर ऐसे देखो कि जो ये मान लो चार्ज पार्टिकल है तो v sin थीटा की वजह से वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और v cos थीटा की वजह से वो स्ट्रेट पाथ पर भी चल रहा है। तो नेट पाथ कैसा होगा? तो नेट पाथ कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस, ये बनेगा। यानी कि अगर हम इसको यहाँ देखें तो जो पाथ हमारा होगा वो सर्कुलर भी बना और सर्किल बनाते हुए आगे भी बढ़ेगा इस तरह से। तो ये कौन सा पाथ बन रहा है? इट इज हेलिकल पाथ। यह एक क्या बन रहा है? हेलिक्स बन रहा है। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर मैग्नेटिक फील्ड देन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ए हेलिकल पाथ, यानी इट फॉर्म ए हेलिक्स, यानी कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ए हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पाथ कैसा होगा इस केस में? हेलिकल पाथ होगा, यानी कि जो आपका चार्ज है वो इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ हेलिकल पाथ। ये सबका क्या है? सेंटर है। तो ये जो होगा इस पाथ का रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ आर इज इक्वल टू देखो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी क्यू। क्योंकि ये रेडियस किसका है? सर्कुलर पाथ का है और जो सर्कुलर पाथ बन रहा है वो v sin थीटा की वजह से बन रहा है, यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी बन रहा है। तो r इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन वी क्यू। तो यहाँ पर r इक्वल टू एम वी कितना हो जाएगा? v sin थीटा अपॉन वी क्यू। तो दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड t इक्वल टू देखो जो टाइम पीरियड था वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं किया था, तो टाइम पीरियड आपका वही जाएगा t इक्वल टू 2 पाई m बाई बी क्यू एज वेल एज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी इक्वल टू बी क्यू बाई 2 पाई m। यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सर्कुलर पाथ के बराबर ही होगा, बट जो उसका रेडियस है वो हो गया एम वी साइन थीटा अपॉन वी क्यू। ये तो होगा इस v सेंटर बारे में। v कास क्या कर रहा है? इसको v कास इसको स्ट्रेट पाथ पर मूव करा रहा है। तो स्ट्रेट पाथ पे मूव कराने की वजह से यहाँ पर पिच मिलता है। पिच, व्हाट इज पिच? तो देखो एक सर्कुलर पाथ कवर करने में, एक चक्कर लगाने में चार्ज पार्टिकल जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का इतना कवर कर रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। यानी कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पिच। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by charge particle
covered by charge particle to complete one revolution is called pitch। तो पिच की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो यहाँ पर पिच इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड मेरा कितना है? v cos थीटा। टाइम मेरा कितना है? 2πm/bq। तो दिस इज पिच। ये हमारा पिच हो गया। तो इस तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल से इंटर करता है तो उसके केस को हम समझ सकते हैं। तो उस केस में उसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा। रेडियस कितना होगा? इतना। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इतना होगा और पिच हमारा इतना होगा। तो इतनी बातें हो गई हमारी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल दिखेंगे।